जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी पर। आइए हम एक नई एनर्जी के साथ एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के संपूर्ण इतिहास को टॉप एमसीक्यू के माध्यम से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कांस्य, ऑप्शन नंबर बी है लौह, ऑप्शन नंबर सी है पाषाण, ऑप्शन नंबर डी है ताम्र। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल की बात की जा रही है। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल था जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मिलती है, क्योंकि दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं है। और पुरातात्विक स्रोतों का माने तो प्रागैतिहासिक काल का मानव पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाषाण। लौह काल की बात की जाए तो दोस्तों लौह काल की शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से मानी जाती है, जबकि कांस्य युग की शुरुआत दोस्तों हड़प्पा काल से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है पशुचारण की अवस्था, ऑप्शन नंबर बी है शिकार की अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है कृषि की अवस्था और ऑप्शन नंबर डी है औद्योगिक अवस्था। दोस्तों, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था शिकार की अवस्था या आखेट की अवस्था थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, मानव शिकारी से पशुपालन की अवस्था पर आया और पशुपालन की अवस्था से कृषि की अवस्था पर आया और कृषि की अवस्था से औद्योगिक की अवस्था पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार कैसे बनाए जाते किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है कांसा, ऑप्शन नंबर डी है पत्थर। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल की बात की जा रही है। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी दोस्तों हमें पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मिलती है और इस काल का मानव पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया करता था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पत्थर। और दोस्तों, तांबा मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु थी, जबकि लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी दोस्तों, और कांस्य की खोज हड़प्पा वासियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? ऑप्शन नंबर ए है बैल, ऑप्शन नंबर बी है कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी है सिंह, ऑप्शन नंबर डी है घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, क्योंकि दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि कई पुरातात्विक स्थलों पर मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? ऑप्शन नंबर ए है नवपाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी है ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी है मध्य पाषाण युग, ऑप्शन नंबर डी है धातु युग। तो दोस्तों, आग के प्रयोग की बात की जाए तो आग का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था, जबकि आग की खोज की बात की जाए दोस्तों तो मध्य पाषाण काल में माना जाता है। तो ताम्र पाषाण युग में मानव तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? तो दोस्तों, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया, क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है पुरा पाषाण युग,
ऑप्शन नंबर बी है मध्य पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी है नवपाषाण युग, ऑप्शन नंबर डी है धातु युग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण युग। दोस्तों मध्य पाषाण युग में मानव पशुपालक था, जबकि पूरा पाषाण युग में मानव शिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है कांसा, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है लोहा, ऑप्शन नंबर डी है चांदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तांबा। दोस्तों मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु तांबा थी। दोस्तों कांसे का आविष्कार हड़प्पा वासियों ने किया था तांबे में टिन मिलाकर, जबकि लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी और इसका प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए है जौ, ऑप्शन नंबर बी है चावल, ऑप्शन नंबर सी है गेहूं, ऑप्शन नंबर डी है कपास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जौ। दोस्तों मानव ने सर्वप्रथम जौ फसल का उपयोग किया था, उसके बाद गेहूं, फिर चावल। दोस्तों कपास की बात करें तो कपास सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने उगाया था और कपास मूलतः भारत की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? ऑप्शन नंबर ए है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी है कोल्डियवा, ऑप्शन नंबर सी है बुरजोहम, ऑप्शन नंबर डी है दाइमाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोल्डियवा। दोस्तों चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डियवा से मिला है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लहुरा देवा नामक स्थान से मिला है, जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिलों में पड़ता है। जबकि मेहरगढ़ दोस्तों ये पाकिस्तान में पड़ता है। बुरजोहम की बात करें दोस्तों, यहाँ मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। दाइमाबाद की बात करें दोस्तों, तो दाइमाबाद सिंधु काल का सबसे दक्षिणतम छोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी है लौह काल, ऑप्शन नंबर सी है कांस्य काल, ऑप्शन नंबर डी है महापाषाण काल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांस्य काल। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों सिंधु वासियों ने सबसे पहले तांबे में टिन मिलाकर कांसे जैसी धातु बनाई थी। और लौह काल की बात की जाए दोस्तों, तो लौह काल की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1921 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी में। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नामक स्थान पे सबसे पहले खोजी गई और इसका खोजने का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पे हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी। दोस्तों 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? दोस्तों मृतकों का टीला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदाड़ो। दोस्तों मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। इसकी खोज सन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। दोस्तों हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। दोस्तों हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, जबकि मोहनजोदाड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे है। धौलावीरा की बात करें दोस्तों, धौलावीरा को अभी हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ये भारत की 40वां धरोहर स्थल है। दोस्तों धौलावीरा गुजरात में मिलता है। यहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य मिलता है। जबकि कालीबंगा की बात की जाए दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है। और कालीबंगा का अर्थ है काली रंग की चूड़ियाँ। और दोस्तों कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है। दोस्तों क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। मोहनजोदाड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है। ऑप्शन नंबर ए है राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर सी है जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर डी है माधव स्वरूप वस्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी। दोस्तों दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पे सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जबकि अब मोहनजोदाड़ो की बात किया जा रहा है। मोहनजोदाड़ो की खोज दोस्तों राखलदास बनर्जी ने किया था सन 1922 ईस्वी में। जबकि दोस्तों अगर हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था सन 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। दो ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है धौलावीरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो। दोस्तों मोहनजोदाड़ो से पुरातात्विक कई सारे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जिसमें विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, उसके साथ साथ पशुपत की मूर्ति, ये कुछ विशेष है। जबकि धौलावीरा की बात की जाए दोस्तों, धौलावीरा आपके गुजरात में पड़ता है। इसे हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया है। हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी जी ने किया था। लोथल की बात की जाए दोस्तों, लोथल गुजरात में पड़ता है, भगोआ नदी के किनारे। और लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है या लघु मोहनजोदाड़ो कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ से हड़प्पा कालीनी बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है। तो दोस्तों एक तरफ दिया है नगर और एक तरफ दिया है नदी। ऑप्शन नंबर ए दिया है हड़प्पा रावी नदी, ऑप्शन नंबर बी दिया है मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर सी दिया है दोस्तों कालीबंगा घग्गर नदी, और ऑप्शन नंबर सी दिया है डी दिया है दोस्तों लोथल सतलज नदी। तो दोस्तों हड़प्पा रावी की नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। जबकि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो कालीबंगा की बात की जाए तो ये घग्गर नदी के किनारे है दोस्तों, ये भी सही है। जबकि लोथल की बात की जाए दोस्तों, लोथल भगोआ नदी के किनारे है। लोथल दोस्तों भगोआ नदी के किनारे है। और सतलज नदी के किनारे दोस्तों रोपड़ नामक स्थल है, जो पंजाब राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी है लोथल, ऑप्शन नंबर सी है सुरकोटडा, ऑप्शन नंबर डी है चंदूदड़ो। तो दोस्तों गोदीवाड़ा की बात की जाए, गोदीवाड़ा पूछा जाए या आपसे बंदरगाह पूछा जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोथल। दोस्तों लोथल गुजरात राज्य में पड़ता है। इसे लघु मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं। यहाँ से बंदरगाह या गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जबकि धौलावीरा की बात की जाए दोस्तों, धौलावीरा को अभी हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया है और धौलावीरा से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। दोस्तों चंदूदड़ो की बात की जाए तो चंदूदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था जहाँ से सौंदर्य प्रशासन संबंधी वस्तुओं की जानकारी मिलती है। और चंदूदड़ो दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते हैं? दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन नंबर बी है चांदी, ऑप्शन नंबर सी है कांसा, ऑप्शन नंबर डी है लोहा। दोस्तों हड़प्पा की खुदाई के बाद पता चला कि ये हड़प्पा से दोस्तों चांदी के साक्ष्य भी मिलते हैं, सोने के साक्ष्य भी मिलते हैं और हड़प्पा वासी दोस्तों तांबे में टिन मिलाकर कांसे का आविष्कार किए ही थे। जबकि लोहे का साक्ष्य दोस्तों हड़प्पा काल में नहीं मिलता है। लोहे का साक्ष्य दोस्तों हड़प्पा काल में नहीं मिलता है। दोस्तों लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर वैदिक काल से माना जाता है और लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थल से प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी है चंदूदड़ो। तो दोस्तों कांस्य नर्तकी की मूर्ति की बात की जा रही है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। दोस्तों मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। दोस्तों मोहनजोदाड़ो रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदाड़ो को मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और मोहनजोदाड़ो से दोस्तों अन्नागार, विशाल स्नानागार और पशुपत की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ये हड़प्पा की बात की जाए दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और यह पाकिस्तान के मोंट गोमरी जिले में पड़ता है और इसकी खोज दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने किया था। दोस्तों चंदूदड़ो की बात करें, चंदूदड़ो से दोस्तों सौंदर्य प्रशासन के साक्ष्य मिले हैं। यह चंदूदड़ो भी दोस्तों पाकिस्तान में ही पड़ता है। कालीबंगा की बात की जाए दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है और कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों कालीबंगा से जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आकर बसे? तो क्वेश्चन है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आकर बसे? ऑप्शन नंबर ए है सप्त सिंधु प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है गंगा यमुना दोआब, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों घग्गर हकरापाट, ऑप्शन नंबर डी है इन सभी जगहों पर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सप्त सिंधु प्रदेश। दोस्तों आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे। दोस्तों सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में आकर सबसे पहले बसे। जबकि गंगा यमुना दोआब की बात की जाए तो दोस्तों गंगा यमुना दोआब पर कन्नौज शहर बसा है। दोस्तों आर्य मूलतः दक्षिण पश्चिम मध्य एशिया के निवासी थे जो भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था?
तो क्वेश्चन है ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अग्नि, ऑप्शन नंबर बी है विष्णु, ऑप्शन नंबर सी है इंद्र, ऑप्शन नंबर डी है वरुण। तो दोस्तों ऋग वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्र। इंद्र दोस्तों ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। दोस्तों इनको युद्ध के नेता के नाम से भी जाना जाता है ऋग वैदिक काल में। जबकि अग्नि की बात की जाए तो वो दोस्तों इंद्र के बाद अग्नि देवता का स्थान महत्वपूर्ण था ऋग वैदिक काल में। दोस्तों वरुण देवता की बात की जाए तो वरुण को ऋग वैदिक काल में सृष्टिकर्ता के नाम से जाना जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी है यमुना, ऑप्शन नंबर डी है सिंधु। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु। दोस्तों क्योंकि ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का मिलता है, उसके बाद सरस्वती नदी का मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 99 नदियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए है गाय की, ऑप्शन नंबर बी है वृक्ष की, ऑप्शन नंबर सी है माता की, ऑप्शन नंबर डी है प्रकृति की। दोस्तों ऋग वैदिक आर्य की बात की जाए तो ऋग वैदिक आर्य दोस्तों प्रकृति की पूजा करते थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों गाय की बात की जाए तो ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक लड़ाइयाँ गाय के लिए होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है पुरोहित, ऑप्शन नंबर बी है शूद्र, ऑप्शन नंबर सी है सेनानी, ऑप्शन नंबर डी है सोमरस। तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात की जाए तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख हुआ है। तो 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। चारों वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनका उल्लेख मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शूद्र। जबकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही दोस्तों नदी सूक्त है। नदी सूक्त में 99 नदियों का उल्लेख मिलता है। और विवाह सूक्त है, विवाह सूक्त में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है। दोस्तों पुरोहित की बात की जाए तो ऋग्वेद में पुरोहित का महत्वपूर्ण स्थान था। और सोमरस की बात की जाए तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ था। सोमरस दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। ऑप्शन नंबर ए है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी है सामवेद। तो दोस्तों गायत्री मंत्र की बात की जाए तो गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों गायत्री मंत्र सावित्री या सविता देवता को समर्पित है। दोस्तों यजुर्वेद की बात की जाए तो यजुर्वेद दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में इसकी रचना हुई है। जबकि अथर्ववेद की बात की जाए दोस्तों अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। और अथर्ववेद दोस्तों सबसे लोकप्रिय वेद भी है। सामवेद की बात की जाए तो दोस्तों इसमें संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है और इसे भारत के संगीत की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है द्रविड़, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी है पाली, ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक। तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों के भाषा की बात की जाए तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्राकृतिक भाषा की बात की जाए तो प्राकृतिक भाषा में महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश दिए, जबकि पाली भाषा की बात की जाए तो पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्राचीनतम वेद कौन सा है? दोस्तों प्राचीनतम वेद की बात की जा रही है, इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो दोस्तों प्राचीनतम वेद की बात की जाए तो प्राचीनतम वेद दोस्तों ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। और सामवेद की बात की जाए तो दोस्तों इसे भारत के संगीत की जननी कहा जाता है और इसमें संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुआ, इसलिए इसे हम सबसे नवीन वेद भी कह सकते हैं। दोस्तों अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, इस प्रकार से कई चीज़ों का उल्लेख मिलता है। जबकि यजुर्वेद की बात की जाए तो दोस्तों इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधान का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई? दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में हुई। ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामवेद, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। दोस्तों सामवेद भारतीय संगीत की जननी है और इसमें संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। जबकि यजुर्वेद की बात की जाए तो दोस्तों इसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है। इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधान का वर्णन मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद की बात की जाए तो दोस्तों अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए है भूमि, ऑप्शन नंबर बी है मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी है दास, ऑप्शन नंबर डी है गाय। तो दोस्तों ऋग्वेद में विनिमय का माध्यम पूछा जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गाय। दोस्तों ऋग्वेद में गाय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। दोस्तों ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है न मारे जाने योग्य। दोस्तों और ऋग्वेद में सर्वाधिक लड़ाइयाँ गाय के लिए होती थी और ऋग्वेद में दोस्तों गाय ही विनिमय का माध्यम होता था, क्योंकि दोस्तों मुद्रा का प्रचलन ऋग्वेद में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए है सभा, ऑप्शन नंबर बी है समिति, ऑप्शन नंबर सी है विदत, ऑप्शन नंबर डी है परिषद। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल की प्राचीन राजनीतिक संस्था की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विदत। तो दोस्तों विदत ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था थी। जबकि सभा की बात की जाए दोस्तों ऋग्वैदिक काल में सभा श्रेष्ठ लोगों की या बुजुर्ग लोगों की सभा होती थी। जबकि समिति की बात करें तो दोस्तों यह ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? नदियों के प्राचीन नाम दिए हैं, उसके बाद आधुनिक नाम दिए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है बितिस्ता झेलम नदी,
ऑप्शन नंबर सी है बिपाशा ब्यास नदी। ऑप्शन नंबर सी है परसड़ी रावी नदी। ऑप्शन नंबर डी है कुभा स्वास्थ्य नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुभा। तो दोस्तों बितिस्ता का बितिस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम था, जबकि बिपाशा ब्यास नदी का प्राचीन नाम था और परसड़ी रावी नदी का प्राचीन नाम था। दोस्तों कुभा नदी को आधुनिक काल में काबुल नदी कहते हैं, जबकि स्वास्थ्य नदी की बात करें तो दोस्तों आधुनिक काल में इसे स्वास्थ्य नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था या सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था? ऑप्शन नंबर ए है इंद्र। ऑप्शन नंबर बी है विष्णु। ऑप्शन नंबर सी है प्रजापति। ऑप्शन नंबर डी है शिव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रजापति। दोस्तों उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है, जबकि ऋग वैदिक काल में इंद्र का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में इंद्र का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था और इंद्र ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। जबकि उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। शिव की बात की जाए दोस्तों, शिव को ऋग्वेद में रुद्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक कालीनी लोगों ने किस धातु की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए है लोहा। ऑप्शन नंबर बी है कांसा। ऑप्शन नंबर सी है तांबा। ऑप्शन नंबर डी है चांदी। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल के लोगों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि कांसे की बात की जाए दोस्तों, कांसे की खोज हड़प्पा वासियों ने किया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तांबा की बात की जाए दोस्तों, तांबा मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कठोपनिषद। ऑप्शन नंबर बी है मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर सी है छांदोपनिषद। ऑप्शन नंबर डी है ऋग्वेद। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद। दोस्तों ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जबकि कठोपनिषद और छांदोपनिषद दोनों सामवेद के उपनिषद हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए है ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर बी है नेमिनाथ। ऑप्शन नंबर सी है महावीर। ऑप्शन नंबर डी है पार्श्वनाथ। तो दोस्तों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जबकि जैन धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो वो ऋषभदेव को माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनका नाम पुराणों या ऋग्वेद में आदिनाथ के नाम से मिलता है। जबकि पार्श्वनाथ की बात की जाए दोस्तों, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर है महावीर। ऑप्शन नंबर बी है पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर सी है भद्रबाहु। ऑप्शन नंबर डी है स्थूलबाहु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महावीर। दोस्तों महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। दोस्तों महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है।
जबकि पार्श्वनाथ की बात की जाए दोस्तों, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। दोस्तों जैन धर्म की प्रथम संगीति में जो पाटलिपुत्र में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, उसमें जैन धर्म का विभाजन हो गया था। जैन धर्म दो भागों में बट गया था दोस्तों। एक भाग था श्वेतांबर और एक भाग था दिगंबर। तो दोस्तों जो दिगंबर भाग था उसके नेता के तौर पे भद्रबाहु जाने जाते हैं, जबकि जो श्वेतांबर समुदाय था उसके नेता के तौर पे स्थूलबाहु जाने जाते हैं। दोस्तों भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? दोस्तों कहा जा रहा है कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? ऑप्शन नंबर ए है अपरिग्रह, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर सी है सत्य, ऑप्शन नंबर डी है आस्तेय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य। दोस्तों 4 महाव्रतों को तो पार्श्वनाथ ने जोड़ा ही था, जबकि 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। दोस्तों अपरिग्रह का अर्थ होता है धन का संचय ना करना, जबकि आस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म में त्रिरत्न है। ऑप्शन नंबर ए है सम्यक दर्शन, ऑप्शन नंबर बी है सम्यक ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है सम्यक चरित्र, ऑप्शन नंबर डी है ए सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए सभी। दोस्तों जैन धर्म में त्रिरत्न की बात की जाए तो जैन धर्म में त्रिरत्न 3 है। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है दोस्तों सम्यक चरित्र, तीसरा है दोस्तों सम्यक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है राजगीर, ऑप्शन नंबर बी है सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी है वैशाली, ऑप्शन नंबर डी है कुशीनगर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैशाली। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और सारनाथ की बात करें दोस्तों, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों। जबकि कुशीनगर की बात करें, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्ति हुई थी। जबकि राजगिरी की बात करें, राजगिरी में दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? ऑप्शन नंबर ए है जैन धर्म, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी है शैव धर्म, ऑप्शन नंबर डी है भागवत धर्म। तो दोस्तों स्यादवाद की बात की जा रही है। स्यादवाद दोस्तों जैन धर्म में था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म। जबकि बौद्ध धर्म की बात की जाए तो दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। कि भागवत धर्म में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती थी और इनके अनुयायी को अलवर संत कहते थे। जबकि शैव धर्म की बात की जाए दोस्तों, शैव धर्म में भगवान शिव की पूजा होती थी और इनके अनुयायी को नयनार कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है वल्लभी, ऑप्शन नंबर डी है श्रवणबेलगोला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। दोस्तों पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, जिसके अध्यक्ष दोस्तों स्थूलभद्र थे। और इसी जैन संगीति में दोस्तों जैन धर्म दो भागों में बट गया था, एक भाग श्वेतांबर था और दूसरा भाग दिगंबर था। दोस्तों श्वेतांबर के समर्थक स्थूलभद्र थे, जबकि दिगंबर के समर्थक के रूप में भद्रबाहु थे। दोस्तों सारनाथ की बात की जाए, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। जबकि वल्लभी की बात की जाए दोस्तों, वल्लभी में द्वितीय जैन संगीति हुई थी, जिसमें जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था। जबकि श्रवणबेलगोला की बात की जाए दोस्तों, श्रवणबेलगोला ये आपके कर्नाटक राज्य में पड़ता है। यहाँ गोमतेश्वर की प्रतिमा है। दोस्तों संलेखना पद्धति के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का परित्याग इसी स्थान पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? ऑप्शन नंबर ए प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी है हिंदी, ऑप्शन नंबर डी है द्रविड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक भाषा। जबकि दोस्तों महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। संस्कृत दोस्तों आर्यों की भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी है गया, ऑप्शन नंबर सी है राजगीर, ऑप्शन नंबर डी है लुम्बिनी। दोस्तों महात्मा बुद्ध के जन्म की बात की जा रही है, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। दोस्तों सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। दोस्तों सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। जबकि राजगीर की बात करें दोस्तों, राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर बी है धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की बात की जा रही है। दोस्तों गृह त्याग की बात की जा रही है। गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि महापरिनिर्वाण की बात करें दोस्तों, महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। जबकि धर्मचक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर है पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी है इलाहाबाद संगम पर, ऑप्शन नंबर सी है बोध गया उर्वेला या निरंजना नदी के तट पर, और ऑप्शन नंबर डी है जाम्बिग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोध गया उर्वेला निरंजना नदी के तट पर। जबकि जाम्बिक ऋजुपालिका नदी के तट पर दोस्तों महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी है बोध गया, ऑप्शन नंबर सी है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी है सारनाथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। जबकि बोध गया की बात करें दोस्तों, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, जबकि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और कुशीनगर में दोस्तों महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ऑप्शन नंबर है बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी है धम्म, ऑप्शन नंबर सी है संघ, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो दोस्तों त्रिरत्न की बात की जा रही है। त्रिरत्न सर दोस्तों दो हैं, एक जैन धर्म के, एक बौद्ध धर्म के। जैन धर्म के त्रिरत्न की बात की करें तो दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, एक दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? दोस्तों क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ऑप्शन है पाली, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है द्रविड़ या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाली भाषा में। जबकि दोस्तों महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया है। दोस्तों संस्कृत आर्यों की भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर बी है महावस्तु, ऑप्शन नंबर सी है जातक, ऑप्शन नंबर डी है महावंश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय। दोस्तों अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। दोस्तों 16 महाजनपदों की जानकारी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलती है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलती है। और दोस्तों जातक की बात की जाए, जातक बौद्ध ग्रंथ है और महावंश भी बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप एक तरफ है महाजनपद और राजधानी। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों गंधार तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी है अंग चंपा, ऑप्शन नंबर डी है मगध गिरिव्रज, ऑप्शन नंबर सी है मगध गिरिव्रज, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है कौशल मथुरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कौशल मथुरा। दोस्तों यही युग्म सुमेलित नहीं है, जबकि गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, सही है। अंग की राजधानी चंपा थी, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। मगध की राजधानी गिरिव्रज थी, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि दोस्तों कौशल की राजधानी की बात की जाए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी है उदयन, ऑप्शन नंबर डी है प्रद्युम्न। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ऑप्शन है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन, ऑप्शन डी है प्रद्युम्न। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु।
दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक की बात की जाए तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। जबकि उदयन की बात की जाए दोस्तों, उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है और अजातशत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था और जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन और ऑप्शन डी है महापद्मानंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयन। जबकि बिंबिसार की बात करें दोस्तों, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और अजातशत्रु दोस्तों, अजातशत्रु इतिहास में पितृहंता या कुड़िक के नाम से प्रसिद्ध था। और दोस्तों अजातशत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। और पद्मानंद की बात करें, महापद्मानंद की दोस्तों, महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। ऑप्शन नंबर ए है बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी है उदयन, ऑप्शन नंबर डी है कालाशोक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। दोस्तों बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक भी था और इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अपने आसपास के राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जबकि अजातशत्रु की बात करें दोस्तों, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। यह इतिहास में पितृहंता या कुड़िक के नाम से जाना जाता है क्योंकि दोस्तों इसने अपने पिता को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। जबकि उदयन की बात करें दोस्तों, उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। कालाशोक की बात करें दोस्तों, कालाशोक के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है। ऑप्शन नंबर ए है उदयन, ऑप्शन नंबर बी है कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी है शिशुनाग और ऑप्शन नंबर डी है महापद्मानंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग। दोस्तों शिशुनाग वंश का संस्थापक भी है। दोस्तों उदयन की बात करें, उदयन गंगा यमुना के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। कालाशोक की बात करें दोस्तों, कालाशोक को इतिहास में काकवाड़ के नाम से भी जाना जाता है और इसी के काल में दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था। महापद्मानंद की बात करें दोस्तों, महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाशोक की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन नंबर ए है वैशाली, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी है राजगिरी, ऑप्शन नंबर सी है चंपा, ऑप्शन नंबर डी है पाटलिपुत्र। तो दोस्तों कालाशोक के राजधानी की बात कर रहे हैं। कालाशोक की राजधानी दोस्तों वैशाली थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।